नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की नई कड़ी में हम आज ने अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों को लेकर यानी कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो हिंदी अनिवार्य में पूछा जाता है, प्रश्न आते हैं लगभग 3 से 4 प्रश्न, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम के आज हम करेंगे क्या, सबसे पहले छोटे प्रश्न करेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बार समझ भी लेना आप कि अब पढ़ा हुआ है वो बहुत काम आता है, अंत भला सो भला। तो एक बार आप वीडियो जरूर देखें और इनके आप चाहे लिख भी सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं, बार बार सुनेंगे देखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। चलते हैं हम सीधा ही बिना किसी समय गवाए और अभिव्यक्ति और माध्यम के क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। कक्षा 12 में प्रश्न आते हैं व्यक्ति माध्यम जो अनिवार्य हिंदी में, उसके प्रश्न कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से। सामान्य सा प्रश्न लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना जनसंचार के प्रमुख माध्यम में मुद्रित माध्यम 1, रेडियो माध्यम 2, टेलीविजन माध्यम 3, इंटरनेट माध्यम 4। 4 माध्यम है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए या आदान प्रदान करना या सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का उपयोग लेते हैं उन्हें कहते हैं जनसंचार के माध्यम। ठीक है, जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना मुद्रित है, जैसे अखबार है, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, और फिर ये केवल पढ़ सकते हैं, फिर रेडियो केवल सुन सकते हैं, टेलीविजन सुन सकते हैं और देख सकते हैं, ऐसा माध्यम है। इंटरनेट से तो क्या हो सकता है, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ऐसा माध्यम है। ये देखना है, ठीक है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, तो 4 माध्यम मुद्रित, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। याद कर ले कि अखबार यानी मुद्रित, फिर रेडियो, फिर टेलीविजन, फिर इंटरनेट। और दूसरा प्रश्न देखना कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे प्राचीन माध्यम, क्या आधुनिक जो माध्यम चल रहे हैं अपने, उनमें सबसे पुराना माध्यम, तो सबको पता है सबसे पुराना माध्यम मुद्रित यानी अखबार है। सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, मुद्रित माध्यम। ठीक है, तो मुद्रित माध्यम में कौन सा है, अखबार, सबसे पुराना माध्यम। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर 3, पत्रकारिता में स्टोरी किसे कहते हैं। हाँ, तो स्टोरी को क्या कहते हैं पत्रकारिता में, खबर कहते हैं। यानी पत्रकारिता में जब बात चले स्टोरी की, हाँ, तो स्टोरी किसे कहते हैं, स्टोरी को क्या कहते हैं, तो उसको खबर कहते हैं, या खबर को क्या कहते हैं, स्टोरी कहते हैं। ठीक है, स्टोरी किसे कहते हैं, तो खबर को स्टोरी कहते हैं, याद रखना, खबर को स्टोरी, स्टोरी को खबर। प्रश्न नंबर 4 लिखना है, रेडियो समाचार लेखन में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। भाई रेडियो समाचार है तो उनके लिए समाचार पहले लिखे जाते हैं, तो कैसे लिखे, संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो ध्यान रखना 1 से 9 तक की संख्याओं को तो शब्दों में, जैसे 1, 2, 3 ऐसे। उसके बाद 10 से 999 तक के अंकों में इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखा जाता है। फिर 1000 से आगे कितने भी हो सकते हैं, उनको वापस शब्दों में, जैसे मान लो जो कई बार पूछ लेते हैं कि इनको कैसे लिखें, तो ऐसा लिखना पड़ेगा 2245 हिंदी में, जैसे 2245 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो कई बार संख्या भी दे सकते हैं कि इनको कैसे लिखा जाएगा रेडियो समाचार लेखन में, तो हिंदी में लिखा जाएगा, यानी 1000 से आगे के शब्दों में नहीं, हिंदी में। ठीक है, और उससे पहले 10 से 999 अंकों में यानी गणित में, और 1 से 9 तक क्या शब्दों में यानी हिंदी में। तो ऐसे याद रखना है, पहले हिंदी फिर गणित फिर हिंदी। ठीक है, तो 109 तक किसमें, हिंदी में लिखा जाता है। रेडियो समाचार में समाचार तो अलग अलग होते हैं, आप जैसे अखबारों के अलग लिखते हैं, रेडियो लेखन में अलग लिखा जाता है, टेलीविजन में अलग होता है, तो ध्यान देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मनोरंजन एवं कथात्मक शैली। देखो कथात्मक शैली याद रखना, मनोरंजन याद रखना, पूछा जाता है कि समाचार लेखन में किस शैली, उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली, समाचार लेखन और फीचर, ठीक है, दोनों पूछ लेंगे। तो फीचर में कथात्मक शैली, वैसे तो कोई निश्चित शैली नहीं थी, लेकिन कथात्मक शैली में लिख सकते फीचर। ठीक है, और समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, तो बात चलती है, तो मनोरंजन और कथात्मक शैली पर आधारित लेख कौन सा है, तो वह फीचर, इंपोर्टेंट है, फीचर को कहते हैं। फीचर एक क्या होती है, प्रेरणास्पद किसी की कहानी होती है, और उसमें कथात्मक और मनोरंजन भी होता है।
उसमें कल्पनाएं भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, उस कल्पनाओं को जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन समाचार में ऐसा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न नंबर 6 देखना। प्रश्न नंबर 6, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? बीट किसे कहते हैं? तो देखो बीट क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि किसी भी विषय की विशेष जानकारी रखता है, मान लो खेल की रखता है, या मान लीजिए अपराध की जानकारी रखता है, या मान लो अर्थव्यवस्था की जानकारी रखता है, तो वाले पत्रकारों के बीच काम का विभाजन कर देते हैं। विषय की जानकारी रखने वाले किसी भी विषय की विशेष जानकारी रखता है, उनके बीच में क्या कर दिया जाता है, काम। कभी तेरे को इस क्षेत्र में नॉलेज है तो ये काम कर, तेरे को इस क्षेत्र में नॉलेज तो इसमें काम कर, तो अलग अलग उनको काम दे दिया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, पत्रकारों के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है, बीट, विभाजन बीट कहलाता है, ठीक है। काम का विभाजन कर दिया कि भाई तू इस क्षेत्र का काम करेगा, तू इस क्षेत्र का काम करेगा, तू इस, जैसे पत्रकारिता कहीं चल रही है, उसका एक ऑफिस है, तो अलग अलग विषय वाइज विषय जो कह सकते हैं विषय की जानकारी होती है, उनको विशेष जानकारी, उस आधार पर उनको क्या कर दिया जाता है, काम का बंटवारा कर दिया जाता है। जानकारी लिखना है इसमें, जानकारी। अगला देखो प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए, पर जरूर देख लें आप, और अगले जो क्लास में है उसके और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। मैं आपको मौखिक भी बता दूंगा अभी कैसे प्रश्न आने वाले। तो अंतःक्रियात्मक और सूचनाओं की विपुलता का माध्यम कौन सा है? अंतःक्रियात्मक से संबंध इंटरनेट से, इंटर का मतलब अंदर ही होता है, ठीक है। तो अंतःक्रियात्मक नाम आ जाए तो आपको उत्तर क्या लिखना है, इंटरनेट। माध्यम कौन सा है, वो है इंटरनेट, ठीक है। और बोले हुए शब्दों का माध्यम है, तो आपको पता है बोल के कौन सुनाता है, आप प्रश्न नंबर 8 में देना उसका उत्तर, रेडियो। रेडियो से क्या होता है, सर्वे माध्यम, यानी ये बोलता है और हम सुनते हैं, इसलिए सर्वे माध्यम। और रेडियो के बारे में पूछे तो रेडियो क्या है, इसमें क्या है, समय की निश्चित सीमा होती है, यार इसकी भी क्या होती है, दूसरा कि इसको हम फ्री रहकर भी यानी स्वतंत्र रह सकते हैं रेडियो में, और रेडियो में केवल सुन सकते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे प्रश्न नंबर 9 में देखना, श्रव्य दृश्य माध्यम कौन कौन से है या कौन से है? तो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, आप सबको पता है वो क्या हो जाएगा, टेलीविजन। लेकिन मोबाइल नहीं होगा, उसमें सुन भी सकते, देख भी सकते और पढ़ भी सकते हैं, इसलिए वो तीनों में आ जाएगा, मोबाइल और इंटरनेट वगैरह। मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन श्रव्य दृश्य की बात चले तो टेलीविजन ही करना है। सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और देख सकते हैं केवल केवल सुन सकते हैं वो रेडियो हो जाएगा, सुन सकते हैं और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं वो इंटरनेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देख रहा है, कहानी के विपरीत उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स मानी मुख्य बात। क्लाइमेक्स का अर्थ होता है मुख्य बात है, मेन बात, जो मुख्य जो समझानी है या मुख्य बात जो आनी है, वो कहाँ होता है, खबरों के आरंभ में होता है, उल्टा पिरामिड शैली में। उल्टा पिरामिड शैली का मतलब समाचार लेखन में क्लाइमेक्स आरंभ में आता है, ये याद रखना बस। और कहानी में क्या आता है, अंत में आता है। समाचार लेखन में कौन सी शैली, उल्टा पिरामिड शैली। अगले ने पूछा उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स कहाँ आता है, तो आरंभ में आता है, उत्तर क्या हो जाएगा, आरंभ में आता है, याद रह जाएगा। क्लाइमेक्स कहाँ आता है, क्लाइमेक्स किसमें, समाचार लेखन में, तो अंत में आता है, सॉरी आरंभ में आता है। और उल्टा पिरामिड शैली किसमें काम में ली जाती है, तो समाचार लेखन। प्रश्न आ जाए, समाचार लेखन में किस शैली को काम में लिया, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स का अर्थ होता है मुख्य बात, महत्वपूर्ण बात, वो कहती खबर की आरंभ में आ जाती कि वहां पर दुर्घटना हुई, 2 गाड़ी भिड़ी और दुर्घटना होने से वहां पर 4 की मौत और 3 घायल हो गए, ये मुख्य बात आ गई, सारी खबर से सुन गए, ये आरंभ में आता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो समाचार लेखन की कौन सी शैली काम में, समाचार लेखन में कौन सी शैली काम में लेते हैं, तो समाचार जब लिखते हैं किसी के भी, तो किस शैली काम लेते हैं, उल्टा पिरामिड शैली काम में ली जाती है। उल्टा पिरामिड शैली वो ऐसे होती है, देखो उल्टा पिरामिड शैली वो ऐसे होती है, यानी मुख्य बात ऊपर आती है, फिर घटते हुए क्रम में महत्व, घटते हुए महत्व में बात आती है। इसका मतलब इसके भी 3 भाग है जो हम आगे पढ़ेंगे, यानी पहला इंट्रो या मुखड़ा, और उसके बाद बॉडी, तीसरा समापन, किसमें, उल्टा पिरामिड शैली। तो ये हम अगला आगे प्रश्न लेंगे तो उनमें पढ़ेंगे। तो अब तो इतना ही ध्यान रखना कि समाचार लेखन में कौन सी शैली काम में आती है, तो उल्टा पिरामिड शैली काम में आती है, इतना आप याद रखने। समाचार लेखन में कौन सी शैली काम में आती है, उल्टा पिरामिड शैली। और उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स का आता है, तो आरंभ में, ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली की क्या विशेषता है। मैं आपको बता दूं कि उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हैं, एक में भाग हो जाएगा मुखड़ा या इंट्रो, और दूसरे में बॉडी,
बॉडी, तीसरे में समापन। ये 3 भाग हो गए। तो 3 भाग हो गए, तो इसमें देखो मुख्य बात तो क्या आती है मुखड़ा में। क्या विशेषता देखो कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार की सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। पहले का मतलब इस मुखड़ा में लिख देते हैं, ठीक है, लिखा जाता है। और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। अच्छा उत्तर है। प्रश्न है ये कि उल्टा पिरामिड शैली की क्या विशेषता, प्रश्न आएगा। तो देखो क्या उत्तर है इसका कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को, समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम, घटते हुए क्रम नहीं, घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों तथा सूचनाओं को लिखा जाता है। अन्य तथ्य और सूचनाएं वो घटती जाती है नीचे। क्या घटता जाता है, महत्व घटता जाता है। तो ये अच्छा प्रश्न है। बड़े प्रश्न में अगर पूछिए तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप इंपोर्टेंट लगाएं कि क्या इनकी विशेषताएं हैं। प्रश्नों को आप देखते रहिएगा, यानी ऐसे प्रश्न जो है वो अब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार अगर आपने छोटे प्रश्न देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न 12 तो हमने कर लिए। अब देखो अगला प्रश्न देखना, 13वां प्रश्न कर दिया। 13वां प्रश्न है व्यक्ति माध्यम का। 13वां प्रश्न देखना कि उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचारों को या समाचार को कितने हिस्से विभाजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखें। अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ध्यान रख ले। एक बार 2 बार पढ़ ले कि उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में, समाचार कितने हिस्से, मैंने कहा उल्टा पिरामिड शैली में आप इसको ऐसे चित्र बना ले और ज्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। 3 इसमें हिस्से हो जाते हैं। ऊपर ऊपर हिस्से वाले को कहते हैं इंट्रो या मुखड़ा, इंट्रो या मुखड़ा। उसके बाद दूसरा है वो बॉडी होता है और तीसरा है वो समापन। देखो महत्व घट रहा है, यानी घटते हुए महत्व में, महत्व का क्रम घट रहा है। तो ऐसे 3 भागों में, तो पहला देखो इंट्रो या मुखड़ा। इंट्रो की क्या विशेषता है कि समाचार, समाचार में इंट्रो या लीड को हिंदी में क्या कहते हैं, मुखड़ा। लीड और इंट्रो क्या कहते हैं, मुखड़ा कहते हैं। 3 नाम एक ही है, इंट्रो, मुखड़ा और लीड, ठीक है। उसके बाद आगे चलना कि जैसे मान लीजिए इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू में 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है और शुरू में 4, शुरू के 4 है क्या, कौन, कहां, कब, ककार काम में आते हैं। इसमें ककार लिखना, ककार काम में आते हैं, ये जरूर लिखना। यानी ककार कितने होते हैं, 6। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। तो 4 शुरुआत वाले ककार है वो किस में काम में आते हैं, इंट्रो या मुखड़ा में काम आते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि समाचार में कितने ककार होते हैं, तो 6 ककार होते हैं। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। और 4 ककारों का प्रयोग किसमें होता है, इंट्रो या मुखड़ा में किया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 2-3 पंक्ति में लिख दी जाती है, वो किसमें होता है, इंट्रो में। ऊपर ऊपर इंट्रो होता है और सबसे महत्व की बात ऊपर लिख दी जाती है, उससे हम समझ जाते हैं कि क्या मूल समाचार है, तो उसको कहते हैं इंट्रो। दूसरा बॉडी। इंट्रो के बाद बॉडी में समाचार विस्तृत ब्यौरों को घटते हुए महत्व क्रम में, तो अब देखो इसके घटते हुए महत्व क्रम में आ जाएगा बॉडी में। और इसका इसमें जो समाचार के विस्तृत ब्यौरा को घटते हुए, विस्तृत ब्यौरा का घटते हुए ब्यौरा देना शुरू करेंगे 2 नंबर में और घटते हुए क्रम में चलेंगे। तीसरा है समापन। इसमें प्रासंगिक तथ्यों और सूचनाओं, तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं और जगह की कमी हो तो इसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इनको समापन। तो ये ध्यान रखना, पहला तो हो गया इंट्रो, दूसरा हो गया बॉडी और तीसरा होगा समापन। समापन आवश्यकता हो तो दे सकते हैं, नहीं बता दे सकते। प्रश्न नंबर 14 देखा, भारत में पहला छापा खाना कहाँ खोला गया था। तो ध्यान रखना, पहला छापा खाना गोवा में सन 1556 में खोला गया था, 1556 गोवा में। और प्रश्न आ सकता है कि पहला मुद्रण कहाँ, विश्व स्तर पर पहला मुद्रणालय कहाँ खोला गया, या पहले छापा खाना कहाँ खोला गया विश्व लेवल पर, तो कहाँ खोला गया, चीन में। और भारत की बात चले तो किस कहाँ खोला गया, गोवा में 1556, 1856 याद नहीं करें। अब उत्तर लिखते समय ऐसे लिखा करो वहां पर कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ खोला गया, ऐसे लिख के आना कि भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में, फिर उसको गोवा में, तो अंडरलाइन कर दे, गोवा में 1556 ईस्वी में, तो उसको अंडरलाइन कर दे पूरा लिखने के बाद, ठीक है।
ताकि वो एग्जामिनर जा सके। और सीधा ही लिखे तो सीधा भी आप लिख सकते हैं, कि छोटा उत्तर होता है वो सीधा भी लिख सकते हैं। अगर आप बड़ा ऐसे सोचे कि कॉपी भरने के चक्कर में कई बार थोड़ा हम सोचते हैं कि 2-3 लाइनें ज्यादा हो जाए, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि भारत में पहला छापाखाना गोवा 1556 ईस्वी में खोला गया। अगला देखो प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप स्टार लगा लें, इसको भी लगा लें कि इंटरनेट पत्रकारिता के दौर बताइए। ऐसा प्रश्न भी आएगा कि कितने दौर है विश्व स्तर पर, तो 3 है, और अब कौन सा दौर चल रहा है, तो तीसरा। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कौन सा था, तो 82 से 92, 10 साल, 1982 से 1992, ठीक है। उसके बाद दूसरा दौर आ जाए तो 1993 से 2001, ठीक है। और तीसरा आ जाए तो दौर आ जाए तो 2002 से, तो ऐसे याद रख ले, 1982 से 1992, 10 साल हो जाएगा। और फिर 93 से शुरू होगा, और 93 से शुरू होकर 2001, तो कितने हो गए इसमें, 8-9 साल हो गए, 9 साल हो गए, 2001 तक आ जाना आप। 2001 के बाद फिर आगे शुरू करेंगे 2002 से, तीसरा दौर हो गया। और भारत में देखो कैसा होगा, भारत में भी दूसरा दौर चल रहा है। तो प्रश्न 16 नंबर देखना, इसमें प्रश्न आ जाए कि कौन सा दौर चल रहा है, तो तीसरा ये दौर चल रहा है। कौन सा चल रहा है, इसमें उत्तर ये हो जाएगा, देखो तीसरा दौर चल रहा है। और पहला दौर कब से कब तक, दूसरा दौर कब से कब तक, तीसरा दौर कब से कब तक। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाएगा कि भारत विश्व स्तर पर दूसरा दौर कब से तक, कब से लेकर कब तक चला, तो 1993 से 2001, यानी 2001 तक चला, ठीक है। तीसरा दौर कब से कब तक चला, तो ये आपको ऊपर आधारित, आप तो तीनों दौर याद रख लें। और तीसरा दौर चल रहा है 1982 से 92, और 1993 से 2001, और 2002 से अब तक। और विश्व स्तर पर, जो भारत के स्तर पर देखना कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। तो भारत में इसमें ऐसे याद रखना कि विश्व तो बड़ा है तो आगे रहेगा, भाई बहुत ज्यादा है विश्व में तो सारा आ जाएगा, तो ज्यादा होंगे वो आगे रहेंगे, और कम है वो पीछे रहेंगे। यानी भारत है वो क्या है, छोट भारत एक देश का ही नाम है, तो वो उसमें क्या करना है, सन पीछे लगनी है, ठीक है। तो एक देश का नाम है, एक व्यक्ति काम कम करता है तो वो पीछे चलेगा, यानी 1993 से इसकी शुरुआत मानी जाएगी। देखो यहाँ 92 है, यहाँ 93 माना, 93 से इसकी शुरुआत मान दी जाएगी, ठीक है। और ये 2002 तक चला था ये। देखो इसमें 93 दूसरा दौर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर पहला दौर 93 से शुरू, दूसरा ही दौर चल रहा है, तो दूसरा दौर ये रहा। तो पहला दौर कब था, तो इसका दूसरा ले लेना, यहाँ पहला हो जाएगा, तो यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर पहला छोड़ दिया, तो 1993 से 2001 नहीं 2002, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ 1 तक याद कर लेते हैं 2002। और 2003 से दूसरा दौर चल रहा है, विश्व में 2002 से तीसरा दौर चल रहा है। तो प्रश्न ऐसे याद करने कि छोटा पहला तो कि भारत में कौन सा दौर चल रहा है, तो दूसरा इंटरनेट पत्रकारिता का, और विश्व स्तर पर कौन सा दौर चल रहा है, तो तीसरा। अब इनकी सन याद करना है विश्व स्तर पर, तो पहला दौर 1982 से 92, दूसरा दौर 1993 से 2001, और तीसरा दौर है 2002 से लगातार, ये तो विश्व स्तर पर हो जाएगा। भारत स्तर पर दूसरा दौर है, तो पहला दौर 1993 से 2002 तक कर रहा है, क्या तक कर रहा है, 2002 तक। और उसके बाद 2003 से लगातार दौर चल रहा है, वो कौन सा, दूसरा। तो भारत में दूसरा, विश्व में तीसरा से याद इंटरनेट पत्रकारिता का। अच्छा प्रश्न है, आएगा तो एकदम सरल सा उत्तर इसका याद कर लें। अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखना, हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ किससे हुआ, तो वेब दुनिया से हुआ। हाँ, वेब दुनिया से हिंदी में वेब पत्रकारिता का आरंभ हुआ। वेब दुनिया एक साइट है, उस वेब दुनिया से क्या हुआ, जो हिंदी पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है। साक्षात्कार का प्रमुख आधार क्या होता है, तो वैसे तो सरल सा प्रश्न है, लेकिन साक्षात्कार इंटरव्यू का प्रमुख आधार क्या होता है, तो वो होता है संवाद, बातचीत होती है। तो ये दोनों प्रश्न छोटे, इनको भी आप देख लें अच्छी तरीके से, और ये बड़े वाले 2 प्रश्न ये भी देख लें, यानी 13 नंबर और 15 नंबर। और ये जो आज हमारे जो हम सारे प्रश्न मिला के 18 प्रश्न कर लिए, और 18 प्रश्नों को एक बार देख लेना। और अगली क्लास जो होगी उसमें भी आपको प्रश्न है वो 19 से आपको आगे बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, और इनको ध्यान से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और औरों को भी भेजें आप। और बेल आइकन जो है वो घंटी वाला वो जरूर दबा दें, आप बेल जरूर दबा दें, ताकि आपको और जो नए वीडियो जो होंगे, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। कैसा लगा कमेंट भी करना आप। और कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न यहाँ से होंगे, व्यक्ति और माध्यम के बाद जब हम आगे चलेंगे
तो अन्य और मान लो लेखक परिचय कौन से आ सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको यहाँ करवाया जाएगा। तो मैं कम से कम यहाँ पर 4 लेखक परिचय करवाऊंगा, चारों में से लगभग एक आ जाएगा। तो अच्छे इंपॉर्टेंट लेखक परिचय उनको देख लेना, कैसे लिखना है आपको शैली बताऊंगा। और उत्तरों को लिखते समय आप ध्यान रखना कि परीक्षा में कभी कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। दूसरा कि उत्तर साफ सुथरे रहने चाहिए, अलग अलग, जैसे ये देखो लिखा हुआ है तो इसमें अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है, अलग अलग पता चलना चाहिए कि हाँ हमने क्या इसका उत्तर लिखा है, जांचने वाले को पता चल जाना चाहिए। और वो आपको बात अन्य जो है लिखने वाली रोर वो आपको आप 20 तारीख को या 21 को आपको मैं बता दूंगा। अब ये प्रश्न देख लें, उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम की और भी आपको प्रश्न मिलेंगे, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में याद हो जाए कि प्रश्न कैसे है। आने वाले प्रश्न है ये लगभग एग्जाम में जो बोर्ड के एग्जाम में कक्षा 12 में आती है, कभी कुछ तो आगे हैं, कुछ आने की संभावना है। तो संभावित प्रश्न है, मैं ये नहीं कहता कि 100% यही आएंगे, तो ये कभी नहीं कहता मैं कि 100% यही आएंगे। ये एक बड़ी संभावना है, इतने साल का अनुभव बता रहा है कि ऐसे प्रश्न वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको आप देखें। और मैं तो कहता हूँ कि लगातार आप पढ़ते रहे, ज्यादा समय नहीं है कक्षा 12 का, यानी कक्षा 12 के एग्जाम जल्द ही समाप्ति की ओर जा रहे हैं, इसलिए जी जान लगा दीजिए, मेहनत करना। और आपको घर बैठे वीडियो जैसे ही देख लिया तुरंत बंद कर दे और अगली किताब वो लेकर के पढ़ाई शुरू कर दे। समय अपना खराब नहीं करे, क्योंकि समय की अगर कदर नहीं करेंगे तो समय हमारी कदर नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।